कहते हैं कि अगर जानकारी मुकम्मल हो तो वो आपको आपके उस गोल तक पहुंचने में मददगार साबित होगी और आपके लिए वो बेहतरीन तौर पर कारआमद होगी। अगर आपके पास मुकम्मल जानकारी ना हो और आप किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो जाएगा और आप उस फील्ड में आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही रह जाएंगे। हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए एक इंसान की अपनी पसंदीदा एक फील्ड होती है। कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई राइटर, कोई डिज़ाइनर और कोई अलग अलग मुख्तलिफ फील्ड के अंदर अपने कैरियर को बनाना चाहता है। और आज हम एक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे, डॉक्टर फील्ड के लिए। तो उस फील्ड में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है, किस मरहले से गुजरना पड़ता है और किस तरह की मेहनत उन्हें करनी पड़ती है। तो जी हाँ, आदाब, मैं हूँ आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम कैरियर में एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए उन्वान के साथ। जी हाँ, आज का जो उन्वान है नीट 2022 के ताल्लुक़ से, और इस प्रोग्राम में आपकी मुकम्मल रहनुमाई व रहबरी के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मशहूर व मारूफ मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब। मैं सर का हमारे इस प्रोग्राम कैरियर में इस्तकबाल करता हूं। सर, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि मैंने भी कहा कि मुकम्मल जानकारी अगर हो तो फिर आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, वरना वो आपके लिए माइनस पॉइंट साबित हो जाएगी, फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आज का जो हमारा उन्वान है नीट 2022 के ताल्लुक से, जैसा कि अभी एग्ज़ाम नीट का हुआ, अब इसके अंदर आगे का जो प्रोसीजर है, जो मरहले हैं, उन्हें किस तरीके से पार करना है, इस ताल्लुक से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल नीट के ताल्लुक से ये रहेगा कि जनाब अब्दुल रब साहब, आप इस चीज़ पर रोशनी डालिए कि सबसे पहले कि नीट किस फील्ड के लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए लोग इसको पहले लिखते हैं। देखिए, ये 2017 से पहले हमारे यहाँ हर स्टेट अपना अपना जो है ना मेडिकल टेस्ट कायम करते थे, जिसको हम करते थे स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते थे, स्टेट के लिए होता था। तो हमारे यहाँ एमसेट हुआ करता था। लेकिन बाद में जब यानी नई गवर्नमेंट आई तो वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा यानी इक़दाम किया कि भाई 1 कंट्री 1 टेस्ट मेडिकल के लिए पर्टिकुलरली। तो एमसेट में होता यह था कि जो है मेडिकल भी आ जाता था, इंजीनियरिंग भी आ जाती थी, और सारी जो है ना कॉमन हो जाते थे। तो उसको उन्होंने एक बड़े अच्छा काम ये किया, सेंट्रल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली हमारी जो है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ये काम किया कि 1 कंट्री 1 टेस्ट फॉर मेडिकल पर्पस। अच्छा। तो उसका नाम दिया गया कि नीट, NEET, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर मेडिकल कोर्सेज। अच्छा, ओनली फॉर मेडिकल कोर्सेज, कोई और चीज। अब इसकी तहत जो आते हैं वो है MBBS, अच्छा, BDS और आयुष के 4 कोर्स आते हैं। अच्छा, जैसे आयुष के BUMS, BHMS और नेचुरोपैथी। अच्छा। एक और हमारे जो है ना नॉर्थ में कोर्स है, उसको कहते हैं सिद्धा। जी। वो भी इसमें ही आता है। जी। अब जो है ना इससे हट के ऑल इंडिया कोटा में 15% वेटरनरी के लिए भी जो है ना ऑल ओवर द स्टेट जो सीट्स होती हैं वो भी MCC फिलअप करता है। अच्छा। वेटरनरी भी अब 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, 85% जो तो स्टेट भरेगा। ये सब ये नेशनल जो NTA एजेंसी है उसी के तहत आएगा। उसी के तहत आएगा। NTA एग्जाम कंडक्ट करेगी नीट, और उसी के तहत जो है ना MCC जो है ना मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है हमारी, वो जो है ना इन चीज़ों को फिलअप करेगी। उनका यानी वो नोटिफिकेशन आएगा कि 15% वेटरनरी जो कोटा है वो जो है ना नीट के थ्रू होगा, और 85% स्टेट के एमसेट के थ्रू। अब दूसरा केसेट है, जैसे हर एक का अपना अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके तहत होगा। एक सेकंड में सर नाज़रीन को ये बता दूं कि जो इंसानी वसाइल की तरक्की की वजारत है, जिससे जो अब वजारत तालीम के नाम से जानी जाती है, हुकूमत हिंद ने NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक खुद मुख्तार और कफील आला टेस्टिंग की तंजीम के तौर पर कायम किया। आला तालीमी इदारों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों की जो अहलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी तरीक़े से शफ़ाफ़ तरह से जो टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया जाता है, वो NTA के ज़रिए अमल में लाया जाता है। जी हाँ सर।
तो इसमें और 2 टेस्ट यानी कोर्सेज ऐड किए गए हैं। एक तो है बीएससी नर्सिंग और बीएससी ह्यूमन साइंसेस। तो ये जो है ना ये गुज़िश्ता साल से इनको ऐड किया गया है। तो नीट के तहत ये सारे जो है ना मेडिकल कोर्सेज आते हैं। नीट के अंदर एक ये देखने में आता है कि एक यूजी और पीजी होता है, नीट यूजी और पीजी, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है सर इसके अंदर? नीट यूजी के माने अंडर ग्रेजुएट कोर्स। जी। अंडर ग्रेजुएट में कौन आते हैं? एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष वगैरह। पीजी जो होता है वो जो ना पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे एमएस और एमडी, एमएस, ये जितने भी है ना ये उसमें, जैसे अब डेंटल में जो है ना एमडी आ जाएगा आपको, डेंटल बीडीएस, एमडीएस ऐसे आ जाएंगे, तो उसमें आ जाए। तो जो यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो करते हैं उसको हम पीजी कहेंगे। अच्छा। और जो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज करते हैं उसको हम यूजी कहेंगे। और दोनों के टेस्ट जो है ना नीट ही कंडक्ट करता है। और एनटीए को जो है ना, जैसे कि आपने अभी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये जो है ना उस एजेंसी को, हालांकि वो जो है ना प्राइवेट एजेंसी है, लेकिन उसको इख्तियार दिए गए हैं कि ये एग्जाम्स को जो है ना कंडक्ट कर सकते हैं। जी सर, ये ऐसा ये है कि अभी यूजी और पीजी का इम्तिहान जो उसके लिए है जी, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग मेडिकल से हट के, पहले ये होता था कि एमसेट होता था, AIPMT होता था, सेट होता था, लेकिन ये तमाम एग्ज़ाम्स को जो सो बंद करके, रोक करके, नीट को किस तरह से चालू किया, शुरुआत की गई इसकी, और किस वजह से सर? नहीं, मैं आपको बताया ना, 1 कंट्री 1 टेस्ट, इसका जो है ना एक वो बना हुआ है, यानी सोच, गवर्नमेंट की सोच है कि भाई ये एक मुल्क में ये जो मेडिकल के जो कोर्सेस हैं उसके लिए सिर्फ एक ही टेस्ट हमको कायम करना है। अगर ये नहीं होता तो उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने यहाँ पे एमसेट दिया तो आप यहाँ के मेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो गए। एम्स के लिए आपको जाना है तो उसका टेस्ट अलग देना पड़ता था आपको, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हैं तो उसका टेस्ट अलग देना पड़ता था आपको, सेंटर यानी जिपमर के लिए आपको जाना है तो उसका टेस्ट अलग देना पड़ता था। तो बच्चों को जो है ना भाग दौड़ करनी पड़ती थी, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अच्छा, कभी कभी जो होता था कि इनके डेट्स क्लैश हो जाते थे। अच्छा। तो बच्चे जो है ना एम्स में कोई जाना चाह रहे, उसकी दिलचस्पी है, और उसी डेट में या एक आध दिन इधर उधर जो है ना उसका यहाँ पे एमसेट है, तो अब उसको ये पक्का यकीन नहीं होता था कि भाई मुझे एम्स में मिलेगा, मेरे काबिलियत के बार से नहीं मिलेगा तो स्टेट का दे दो। तो कभी यहाँ से भी हाथ छूट जाता था, वहाँ से भी जो है ना उनको जो है ना वो तो ये जो नीट का जो यानी प्रोसीजर शुरू किया गया है वाकई बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। जी सर, जो कल जो रिजल्ट्स आए हैं उसके क्या नताइज हैं, और उसके बाद आगे का जो मरहला है काउंसलिंग का, वो किस तरीके से अमल में आएगा? देखिए सब, हमारा जो स्टेट का जो होता है ऑल इंडिया कोटा की जो मेडिकल एडमिशन है वो तो कंप्लीट हो चुके, जिसमें राउंड 1 कंप्लीट हो चुका, और उनको जो है ना कल यानी 1 नवंबर तक अगर कोई बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो रेजिग्नेशन का उनको मौका दिया गया था। अच्छा। कल 1 नवंबर तक अगर से वो बच्चे जो रिजाइन करना चाहते थे, ऑल इंडिया कोटा से हट जाना चाहते थे, जो क्लास यानी उनको कॉलेज अलाट हुई है, तो वो बच्चे जो हट गए हैं, अगर वो नहीं हटे हैं मालूमात की कमी की वजह से या खुद रहना चाहते हैं उस एतबार से, तो अब ये लोग जो है ना ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के एलिजिबल हो गए हैं, उसकी दायरे में आएंगे। अच्छा। और सेकंड राउंड के दायरे में जो है ना जितने भी पेनाल्टी क्लॉजेस हैं या जो भी यानी सेकंड राउंड के जो यानी वो क्या बोलेंगे आप, तहदीदात हैं वो इनके ऊपर लागू हो जाएंगी। अच्छा। तो अब ये सेकंड राउंड के बाद में वापस नहीं हट सकते। अच्छा, इस साल से एक नई बात ये पैदा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। अच्छा। और उसके तहत एमसीसी ने उसको बेस करके एक ऑर्डर इशू किया है। जी। तो इस साल से जो मेडिकल में बच्चों को यानी एडमिशन मिलेगा वो सिर्फ 2 फेज में पार्टिसिपेट करने के अहल होंगे। जी, कौन कौन से फेज है सर? फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। देखिए नीट हमारा जो मेडिकल जो यानी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 5 फेजेस में होता है। अच्छा। एक होता है फर्स्ट फेज, सेकंड फेज माप अप, एडिशनल माप अप, उसके बाद होता है फाइनल माप अप। इसके बावजूद भी अगर आपकी एक इक्का दुक्का किसी कॉलेज में सीट बच जाती है तो उसको हम फिलअप करते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी फेज से। अच्छा। तो वो खैर मैं बाद में आऊँगा क्योंकि उसके डिटेल्स अलग है। तो अब हम ऑल इंडिया कोटा के पीछे नहीं भागेंगे क्योंकि सांप निकल चुका, लकीर को पीटने से क्या फायदा। सही है। तो अब हम आते हैं सीधा हमारे स्टेट की तो हमारे स्टेट का जो मेडिकल कोर्सेज का जो एडमिशन वगैरह का जो प्रोसीजर या प्रोसेस है वो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो वरंगल में मुकीम है, वो लोग कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सारे यानी फेज जो इससे पहले के जितने भी फेज थे, जैसे कि यानी मेरिट लिस्ट बनना था,
आपको एक्सरसाइज ऑप्शंस एक्सरसाइज करना था। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनी। फाइनल मेरिट लिस्ट में देखिए ये एक्चुअली जो है ना कल 1 नवंबर कल यानी 1 नवंबर की 2 बजे इनके जो है ना ऑप्शंस एक्सरसाइज करने का टाइम क्लोज हो चुका था 2 बजे। लेकिन उसके बाद अच्छा जनरली हर साल होता ये है कि जब टाइम आपका क्लोज हो गया तो 2-4 घंटे में आपके अलॉटमेंट ऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कल ये अलॉटमेंट ऑर्डर्स नहीं आए। आज 2 नवंबर से शुरू हुए हैं, वो भी 2 बजे के बाद से शुरू हुए। ऐसा क्यों सर? हाँ, तो वहीं पे मैं आ रहा हूँ। देखिए इन लोगों ने एक गलती ये की KNRHS ने, गलती क्या है जानबूझकर भी हो सकता है ये, इसमें जो है ना देखिए मेडिकल कोर्स इंडिया में एक माफिया बना हुआ है। अच्छा, उसका रीजन ये है कि इसका डिमांड बहुत हिमालयन डिमांड है और सर्विंग जो है वो जाने एक मुट्ठी बराबर भी नहीं है। तो इस वजह से मेडिकल कोर्स इस वक्त इंडिया का देखिए काउंसलिंग में भी आपने देखा होगा कि दीगर कोर्सेज के लिए बच्चे जो है ना ज्यादा वो नहीं करते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं बताते। लेकिन जहां पर नीट का मामला आ गया काउंसलिंग का तो पूरे जो है ना जहन और हमातन गोश हो गए उसको जो है ना सुनते हैं। उसकी वजह यही है कि डिमांड इज हिमालयन एंड वेयर एज सर्विंग इज ओनली एक मुट्ठी भर है। तो उसकी वजह से जो है ना ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये जब फाइनल लिस्ट बनी यहाँ पे KNRHS तो इन सब ये जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं सर, तो क्या इसके अंदर मेरिट का अदम यानी कि ताउन है? हाँ बिल्कुल हुआ है। अभी वहीं आ रहा हूँ, वहीं बता रहा हूँ आपको। तो जब इनकी मेरिट लिस्ट बनी जिसको हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कहते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हम अगर जब फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर देंगे तो फिर बाद में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद 56 बच्चों के ऐसे नाम इन लोगों ने डिक्लेयर किए जिनको इनएलिजिबल करार दिया गया फॉर MBBS कोर्स। अच्छा, देखिए प्रोस्पेक्टस का रूल ये होता है कि सपोज इन द लास्ट admissions process you have not joined the course in which you have been allotted a seat in any college, you will not be eligible to participate in that course for 3 years in addition to penalty class यूनिवर्सिटी का। तो उस क्लास को लगाकर इन लोगों ने जो है ना एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जो है ना 56 बच्चों के नाम ऐसे दिए गए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर MBBS कोर्स वेयर यू कैन पार्टिसिपेट इन BDS। ऐसे कैसे हो सकता है सर? जब हाँ, बच्चों का यही कंफ्यूजन है, बच्चों का यही कंफ्यूजन है। मेरे से कई बच्चे जो है ना अप्रोच हुए हैं तो मैंने उनको KNRHS को भेजा, फिर उसके बाद में जो ना बच्चों को कोर्ट को जाना पड़ा, तो अभी वहाँ मैं आ गया हूँगा। तो जनरली होता क्या है, एक आम जो है ना रुझान है और आम कहावत भी है कि ये जो अब जाहिर है कि जो चीज़ माफिया बन जाती है तो वहाँ पर जो है ना पैसा बहुत हो जाता है। तो लोग जो है ना पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम किसी बच्चों को जो है ना कैटेगरी A जिसको हम कन्वेनर कोटा कहते हैं, जिसके यानी अलॉटमेंट आज 2 नवंबर से आने शुरू हो गए हैं, जो उसका यानी प्रोसेस कल ख़त्म हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं, ये कैटेगरी में जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिले उनको मैनेजमेंट कोटा का जो है ना एक वो देते हैं, क्या बोलना चाहिए आप, चस्का जिसको हम कहते हैं कि मियाँ तुम B कैटेगरी के लिए अप्लाई कर दो। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं हूँ संजय, जब मैं किसी की एग्जाम की, मैं अपने आप पे जो है अपना एग्जाम्पल कोट करता चलूँ, तो आप जो है ना एजेंट हैं और मुझसे कहे कि साहब आप डाल दीजिए, तो मैं बोला भाई मेरी सख्त नहीं है कि मैं कहाँ पेमेंट करूँ। भाई आप कहीं को पेमेंट करते, जब आपको कॉलेज अलॉट होगी नहीं करें तो मैं नहीं जन करता, बोल छोड़ दीजिए आप। तो ऐसे कुछ बच्चे जो मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जिनको ये मालूमात नहीं है। अच्छा, ये काम जो है ना हमारे काउंसलर्स का भी है, हमारे समाजी कारकुनों का भी है, और जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका भी है कि हमारे बच्चों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम इस ताल्लुक से जो है रहबरी करें। तो ये हमारे पास जो है ना थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना इन जद में आ जाते हैं। तो अब जैसे कि मैंने लास्ट ईयर जो है ना अप्लाई किया B कैटेगरी में, जैसे ही मुझे अलॉटमेंट का जो है ना मैसेज आया, तो मैंने कहा कि साहब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दी B कैटेगरी। तो जैसे ही मैंने ये दिया, देते जो ना वो वैकेंसी खाली हो गई और वो वैकेंसी वो ब्लॉक हो गई और ये जो है ना इनकी चांदी बन गई। अच्छा, अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है उनका हमको नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चांदी बन गई। ये जो खाली जो सीट है सर, ये अब इसका क्या करेंगे? इसको एक्स्ट्रा वैकेंसी में भरा जाएगा और इनके हिसाब से भरा यानी कि जो रनिंग ईयर है उसी के अंदर भरा जाएगा? नहीं, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये ईयर में तो इनके ऊपर जो है ना पेनल्टी लागू होगी ना। अच्छा, तो लास्ट ईयर का है ये, लास्ट ईयर में जो है ना इनकी जगह पर किसी और को एडजस्ट कर दिया गया। अच्छा, कीमत भी बढ़ जाएगी। अब वो क्या करेंगे वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इट विल नॉट बी फेयर ऑन आवर पार्ट टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, वो अनऑफिशियल चीजें हैं। तो मैं तो हम जो बात, लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना, हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताया ना, जब इसका सद्देबाब किस तरह से, जब माफिया आ
आता है ना, तो माफिया आता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हो जाते हैं। तो जैसे ही यानी वो सीट बच गई, अब इस बच्चे का नाम बी कैटेगरी में, चूंकि इसको सीट अलाट हुई थी और ये ज्वाइन नहीं किया, तो इसके ऊपर पेनल्टी क्लास लागू हो गया। अच्छा और इस बच्चे को नहीं मालूम अच्छा कि ये पेनल्टी क्लास मेरे ऊपर लागू हुआ है। अच्छा तो इस वजह से इस साल जो 56 बच्चों के नाम दिए, अच्छा इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरी यानी टच में हैं, तो वो लोग बताएं कि साहब हम तो बी कैटेगरी में अप्लाई नहीं किए थे, फिर भी हमारा नाम नहीं है। अब देखिए लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था हमारे कन्वेंटर कोटा का, वो था 447 मार्क्स। अच्छा अयान मेडिकल कॉलेज का 447। ठीक है। अब एक लड़के के मार्क्स हैं 440। अच्छा तो जाहिर है कि जब कट ऑफ 447 हो गया तो 440 वाले को तो सीट नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर वो बच्चा ये भी कह रहा है कि साहब बी कैटेगरी में मैंने अप्लाई नहीं किया। अच्छा उसके बावजूद इसका नाम जो है ना KNR UHS में यानी इनएलिजिबल में डाल दिया। तो ऐसे कुछ बच्चे जो है ना KNR UHS को अप्रोच करके, तो वही बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से वो लोग इसको फेस वो करें? कर लिए हैं, दे हैव अप्रोच कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, आपने किस तरह से किया? हो सकता है मैंने कि मैंने फ्यूचर उनको के अंदर- मैंने उनको यही बताया कि आप जो है ना रेटिंग में जाके जो है ना KNR UHS को अप्रोच कीजिए। अच्छा हमारी सबसे बड़ी और बदकिस्मती ये है, और बिलखुसूस मैं हमारे हर मेरी यानी सेमिनार में जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे भी मैं जाता हूँ, हैदराबाद में तो मेरे यानी सेमिनार्स होते ही रहते हैं। तो जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हरीश राव साहब, ही इज़ ए वेरी वेरी गुड पर्सन। क्योंकि सिद्दीपेट में हाल ही में जो है ना उनके साथ मेरे को जो है ना सेमिनार करने का मौका मिला। अराउंड हाफ एन आवर ही स्पेंट विथ मी, और वहाँ पर कई चीज़ें मैंने उनकी यानी गोशगुजार किया, और उन्होंने उसमें से एक चीज़ को जो है ना एक्सेप्ट भी कर लिया, और उसका जीओ भी इशू हो गया, जिसकी वजह से बी कैटेगरी में जो है ना मैनेजमेंट कोटा में जब हम कभी बात करेंगे तो इंशाल्लाह उसको मैं करूँगा। तो ये हरीश राव साहब से भी मेरी गुजारिश है, और एजुकेशन मिनिस्टर जो मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहबा है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि देखिए साहब, जितने भी यानी मेडिकल कोर्स में बच्चे एलिजिबल होते हैं, पास करते हैं, आप अगर यानी इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो 90% बच्चे हैदराबाद, सिकंदराबाद और इन एंड अराउंड के होते हैं। अच्छा, अतराफ अकनाफ के होते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी वारंगल में कायम की गई, मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा लास्ट ईयर तक जो है यहाँ तो इसमें कुछ लोकल और नॉन लोकल का भी कुछ कोटा होता है क्या? हाँ होता है। ये कैटेगरी में कन्वेनर में भी होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। तो इंशाल्लाह हम जो है ना वहाँ पे अभी तो हम खाली जो है मिसलिनियस गुफ्तगू कर रहे हैं, हम तो प्रोसीजर की तरफ आए नहीं है, काउंसलिंग की तरफ आए नहीं है। तो KNR UHS वारंगल में होने की वजह से, अच्छा लास्ट ईयर तक क्या था कि इनका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर PGR सेंटर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठा रहता था। तो अगर आपको कोई दुश्वारी होती है तो आप उसको अप्रोच करते हैं। आप अप्रोच करने के बाद में जो है ना वो अपना यानी कम्युनिकेशन ले लेके उसको जो उसका जो भी डाउट है वो क्लियर करता था। अच्छा अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि हेल्पलाइन, अच्छा लास्ट ईयर से उस रिप्रेजेंटेटिव को भी हटा दिया गया, अब वो नहीं है वहां पर बैठा हुआ। तो अब इसके माने ये है कि यहाँ के जितने बच्चे हैं हैदराबाद सिकंदराबाद के, ये लावारिस हो गए। अच्छा, ये बिल्कुल ऑर्फन हो गए हैं। ठीक है। अच्छा इनको हेल्पलाइन सेंटर दिया गया, आपका कोई कंप्लेंट है तो आप जो है ना उनको ये हेल्पलाइन सेंटर पे जो है ना रुजू कीजिए। अब ये 52 परसों जो लड़का मुझे अब्दुल्ला जो है फोन किया है, 52 मरतबा हेल्पलाइन को फोन किया, 52 टाइम, कोई रिस्पॉन्स नहीं, नो रिस्पॉन्स जी। तो फिर वो बोला कि साहब 5 तारीख जो है ना, सॉरी वो कोई डेट बताया 25 गालिबन 25 या कुछ वो बताया, मुझे याद नहीं है अच्छी तरह से। तो ये मेरे को जो है रिप्रेजेंट करने की लास्ट डेट है, और आज अगर से मैं नहीं जाऊँ, मैं अगर मेरा काम नहीं हो जाए तो फिर मेरे को जो है ना निकाल दिया जाएगा। तो मैं बोला कि अब आपके पास एक ही रास्ता बच गया है, कल सुबह उठिए आप, उठ के जो है ना सीधे से जो है ना आप वारंगल चले जाइए KNR। तो अब इस एतबार से हर बच्चे को हर चीज़ के लिए हैदराबाद से वारंगल को जो है ना पोस्ट टू पोल भागने वाली बात हो गई है। तो मेरी बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से यानी एक हम्बल रिक्वेस्ट समझिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स फॉर सफरिंग, उनके लिए ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह के लिए वहाँ पर आपके पास वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, और दुनिया के जो है ना आपका सबऑर्डिनेट स्टाफ है। तो आप जो है ना वहाँ से जॉइंट रजिस्ट्रार को उठाइए, सब रजिस्ट्रार को उठाइए, उठा के उसका कुछ यानी सबऑर्डिनेट स्टाफ दीजिए 4-6 का, देके जो है ना आप हैदराबाद में ये सेल कायम कीजिए। जिस तरह हमारे NTR UHS जो है ना आंध्र प्रदेश का, उनका सेल है, JNTU में है उनका सेल। तो हमारा जो स्टेट का सेल है ये कोई यानी यहाँ पूछने वाला ही नहीं है। तो अब ये सेल कायम, अब कोई साहब मुझसे बोले नहीं साहब कहाँ करेंगे उन्होंने
तेलंगाना गवर्नमेंट को क्या जगह नहीं मिलती? सही। आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का जो डीएमएस जो है ना, मेडिकल सर्विस सुल्तान बाजार में, दुनिया की जगह पड़ी हुई है। ये आपको कितना चाहिए? 2 रूम चाहिए, एक ऑफिसर के लिए चैम्बर, दूसरा सबऑर्डिनेट को बैठने के लिए जो है ना एक, चूंकि मैं खुद एक रिटायर्ड लेकिन वो बात वहां तक पहुंचाने वाला भी तो चाहिए सर, कोई बात पहुंचाए कोई। हो सकता है कि मुंसिफ टीवी के जरिए पहुंच जाए। नहीं, ये तो हमारा इल्जाम है, लेकिन जो सियासी तरीके से होता है उस तरह देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं इससे पहले भी जो है ना, जो रिजर्वेशन का जो मसला चल रहा था, मेरी कई वीडियोस में बना के जो है ना डालता रहा, लेकिन वो हरीश राव साहब तक नहीं पहुंचे। लेकिन इत्तेफाकी बात ये हुई कि सिद्दीपेट में उनकी पर्सनल मुलाकात हो गई और 2 मिनट में मसला हल हो गया। तो ऐसे अगर कभी मौका मिल जाता है या कोई यानी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस आदमी है जो मेरे को वहां तक पहुंचा सकता है या आपको वहां तक पहुंचा सकता है, तो हम ये जो है ना सद्देबाब के लिए उनके सामने ये पेश करेंगे। क्योंकि मेडिकल फील्ड ही एक ऐसी फील्ड है, अगर इसी के साथ ये सुलूक अगर किया जा रहा है। इस वक्त इंडिया में सबसे कॉस्टली एजुकेशन, सबसे टफ एजुकेशन और सबसे डिमांडेड जो एजुकेशन है, क्योंकि इसको इसीलिए तो इसको किंग ऑफ एजुकेशन कहा गया है ना। देखिए ये एक ऐसा एजुकेशन है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर कोई किसी पे भरोसा करता है तो वो डॉक्टर पे करता है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि ये जो कोर्स है ना, इसका जिसका जो इम्पोर्टेंस है वो किसी और कोर्सेज का उतना इम्पोर्टेंस नहीं हो सकता। तो खैर सर, ये तो हमारी मिसलेनियस बातें होगी। अब जो है ना, जबकि हमारा यानी अलॉटमेंट ऑर्डर का प्रोसीजर शुरू हो गया है, कई बच्चे मुझे मैसेज दिए हैं कि साहब मुझे फलां कॉलेज अलॉट हुई, फलां कॉलेज अलॉट हुई, और दे आर पैनिक्ड, परेशान है वो लोग। साहब मुझे जो है ना, मैं उस्मानिया मेडिकल कॉलेज का एलिजिबल कैंडिडेट हूँ मेरे मार्क्स के एतबार से, और मुझे जो है ना एक प्राइवेट कॉलेज नाम नहीं लूँगा मैं, वो प्राइवेट कॉलेज दी गई, मैं उस्मानिया के लिए भी एलिजिबल, ये कैसा दिया गया? तो दरअसल होता क्या है, फर्स्ट फेज जो अलॉट होता है, फर्स्ट फेज जो अलॉट होता है उसमें ओपन कैंडिडेट्स को भरा जाता है। पूरी कंप्लीट सीट्स नहीं भरी जाती कॉलेज के किसी भी। मिसाल के तौर पे किसी कॉलेज में 100 सीट हैं समझिए, 100 सीट में जो है ना प्राइवेट अगर कॉलेज है तो 50% मैनेजमेंट के लिए चले जाएगी। अब बच्ची आपके पास कन्वेनर कोटा के लिए 50%, तो 50% जो केस या सीट्स हैं समझिए, तो 50 में 30 या 35 सीट्स भरते हैं ओपन के लिए। अच्छा, अब ये ओपन का जो है ना एक और कुछ लोगों का जो है ना डाउट ये है कि साहब ये मैं मिसाल के तौर पर BCE कैंडिडेट हूँ, ठीक है, और मेरे को जो है ना नंबर, मेरा मेरिट में नंबर 12 या 15 मेरा नंबर है, ठीक है, तो मेरा जो एडमिशन होगा BCE के तहत होगा या ओपन के तहत होगा? अच्छा, तो ये फर्स्ट फेज में क्या होता है, जितने भी बच्चों को भरा जाता है, जो आपके पास सीट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं, 100 में 50 हमने बता दिया, तो 50 में जो है ना 50% मतलब 25 सीट वो ओपन कैटेगरी में भरी जाती हैं और 50 रिजर्वेशन के लिए दी जाती है। तो अब ये जो 50% भरा गया है ओपन कैटेगरी में, अगर इसमें आप BCE है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और आप मेरिट कैंडिडेट हैं, तो भी आपको ओपन में ही लिया जाएगा, आपको रिजर्वेशन में नहीं लिया जाएगा। सर मैं एक सवाल यहाँ पे पूछूंगा कि अभी इसमें कितने कॉलेजेस इसके अंदर शामिल हैं और कितनी सीट्स हैं? जी, सीट्स तो जो एज पर डिक्लेरेशन ऑफ द KNR-UHS 4517 है, 4517 सीट्स हैं। और कितने कॉलेजेस? कॉलेज लास्ट ईयर तक हमारे पास 33 कॉलेजेस थी, ठीक है, तो अभी कुछ बड़े हैं या कुछ कम? इस साल 39 कॉलेजेस बनी है। अच्छा, जिसमें जो है ना हमारे पास 10 + 6 16 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 10 जिसमें से जो है ना 15 स्टेट गवर्नमेंट रन है और एक ESI का कॉलेज है। अच्छा, ये 16 है, और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस साल ऐड हुआ है। तो लास्ट ईयर नॉन माइनॉरिटी जो कॉलेज थे वो 19 थे, 19 में ये एक ऐड होगा 20, लेकिन इन 20 में से 2 कॉलेज को परमिशन नहीं मिला है, जिसमें TRR और महावीर जो कॉलेज है, अच्छा, उनको परमिशन नहीं मिला है। तो जब आप 20 में से 2 निकालेंगे तो 18 हो गए, 18 और ये 16 34 35 हो गए, 17 और ESI को मिला के, और 4 जो है ना हमारे पास मुस्लिम मेडिकल कॉलेजेस हैं। अच्छा, तो जो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए मख्तस हैं, जिसमें से एक जो है ना लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर VRK वुमेन्स मेडिकल कॉलेज। अच्छा, और नॉन माइनॉरिटी में एक लड़कियों के लिए है मल्ला रेड्डी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज। दोनों में डिफरेंस यही है कि VRK वुमेन्स मेडिकल कॉलेज जो है उसमें बच्चे सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को ही एडमिशन दिया जाता है, जबकि मल्ला रेड्डी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज जो है उसमें सबको यानी दिया जाता है, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो ये 39 अभी इस साल जो भरे गए हैं 39 है, जिसमें से हमारे पास जो है ना 17 गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए और 18 जो है ना ये आ गई, कौन सी हमारी
अभी जो 57 बच्चों का जो आपने जिक्र किया है सर, जी, तो 56 जो 56 बच्चों का, अब उनका दाखिला किस तो ये बच्चे कोर्ट को चले गए, अब ये कोर्ट ये पे बच्चे कोर्ट में गए, वहां से स्टे लिए, लेने के बाद में इनको उनके नाम ऐड करने पड़े। तो इसीलिए कल जो है ना 2 बजे के बजाय इनको 5 बजे तक के विंडो ओपन रखना पड़ा। तो ये ऑप्शंस दिए, तो जाहिर है कि मेरिट में चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए कल जो है ना इन लोगों को अलॉटमेंट नहीं आया। अब ये करने के बाद में आज अलॉटमेंट शुरू हुआ है और उन बच्चों को भी ऐड करके मिलाकर जो है ना अलॉटमेंट दिया गया है। अच्छा, तो अब जब अलॉटमेंट आ गया है हमारे पास, तो अब इसके बाद के जो मराहल है, अभी जो फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट हुए हैं सर, क्या ये सभी उम्मीदवारों के हैं या फिर मखसूस ओपन कैटेगरी? मैंने कहा ना कि आपको ओपन कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी फिर आएगी, जैसा शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बीसी, ऑल बीसी, ए बी सी डी ई, ये जो है ना ये सब बाद में, फिर एनसीसी, फिजिकली हैंडीकैप और कैप, पीएमसी, ये सब जो है ना अलग से आएंगे। तो जिन उम्मीदवारों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई है लेकिन वो इस कॉलेज में दिलचस्पी नहीं रखते, अच्छा जी, तो क्या वो इस कॉलेज को छोड़कर यानी कि फिर सेकंड राउंड में अपनी पसंद की कॉलेज में जा सकेंगे या नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए साहब, अगर आपको कॉलेज फर्स्ट टाइम में अलॉट हुआ है, अभी इस ये राउंड में आज यानी 2 नवंबर आपको कॉलेज अलॉटमेंट आ गया है, तो प्रॉस्पेक्टस और रूल ये कहता है कि when a college is allotted to you, you have to report in that particular college mandatorily। तो आपके लिए वो कॉलेज में रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर आप वहां पे नहीं करेंगे तो फर्दर फेजेस ऑफ काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो माने ये हुए कि इस साल जो है ना आप काउंसलिंग से आउट हो गए। ठीक है। हाँ, इसके बाद में मिसाल के तौर पे आपकी पसंदीदा कॉलेज नहीं है तो आप सेकंड राउंड में फिर यानी ऑप्शंस दे सकते हैं, क्योंकि अभी इस साल जो है ना वेब ऑप्शंस का प्रोसीजर शुरू हुआ है। लास्ट ईयर जो है ना 2 हमारे जो काउंसलिंग के वो होते फेज होते वो 1 टाइम ऑप्शन था, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अब उसको हमको छेड़ना नहीं है, तो वेब ऑप्शन में जो है ना एवरी टाइम यू हैव टू गिव फ्रेश ऑप्शन। ठीक है। लेकिन अब जब सेकंड टाइम में ये ऑप्शन देंगे तो फर्स्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ है आपको वो कॉलेज का नाम नहीं देंगे। अच्छा। उसको छोड़कर आपकी पसंद की कॉलेज देंगे और आप अपनी मर्जी के जितने 1 दीजिए, 2 दीजिए, 10 दीजिए, आपकी मर्जी की बात। ठीक है। अगर सेकंड कॉलेज में आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली पहला जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो गया। अच्छा। ऑटोमेटिकली ये जो अलॉटमेंट है ये मेरिट की बुनियाद पर होते हैं या मेरिट की बुनियाद पर ही होता है। मेरिट की बुनियाद तो अगरचे आप चाहें भी तो फिर वो कॉलेज में नहीं जा सकते। अच्छा। जैसे बिफोर लास्ट ईयर एक ऐसा ही हुआ था, एक बच्चा जो है ना वरंगल काकतिया मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बेहतरीन कॉलेज है, लेकिन उसको कोई किसी ने वरगला दिया, दोस्तों वगैरह में क्या हुआ पता नहीं, वो सेकंड में जो है ना दक्कन मेडिकल कॉलेज में डाल दिया। अब यहाँ आने के बाद में जो है ना वो परेशानी में आ गया कि भाई मैं इतना स्टैंडर्ड वहाँ पे मेरे 2 महीने पढ़ चुका था ऑलरेडी ऑलमोस्ट, बोले साहब इतना अच्छा कॉलेज छोड़ के मैं यहाँ आ गया, मैं फिर वहाँ जाना चाहता हूँ। अब नहीं जा सकेगा वो, क्योंकि वो कैंसिल हो गया। अब ये वहां पर उसकी जगह दूसरी को भर दिया गया है। अच्छा। तो इस एतबार से जो है ना तो फर्स्ट कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपको सेकंड कॉलेज में मैंडेटरीली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो जब सेकंड राउंड में आप फिर से वेब ऑप्शन डालेंगे तो इसमें कौन से कॉलेज को यानी कि आपकी पसंद प्रेफरेंस लेना आपकी पसंद, फर्स्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ है ना उसको छोड़कर अब आप जो कॉलेज में जाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप प्रेफरेंस देंगे। आपको 10 दीजिए, 2 दीजिए, 1 दीजिए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको जो है ना सेकंड फेज में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है आपकी पसंद का समझिए, तो आपका फर्स्ट कॉलेज जो है वो कैंसिल नहीं होगा। अच्छा। फर्स्ट कॉलेज उसी वक्त कैंसिल होगा जब आपको सेकंड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तो बात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साहब मेरे को तो तमाम जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी सर। ऑनलाइन आपके देखिए आरएमएन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका है ये सारी चीजें आपको उसके ऊपर देखिए। जिस वक्त रजिस्ट्रेशन मैं हर मेरे सेमिनार में बच्चों से यही कहता हूँ कि जब आप यानी नीट में दाखिल हुए हैं वहां पे जो आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर को आप अपनी जान से भी ज्यादा एहतियात करके रखिए, बिल्कुल अजीज रखिए। क्यों? क्योंकि सारे मैसेजेस, सारे ओटीपीज, सारे इंफॉर्मेशन इस पर आरएमएन पर ही आते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही। कोर्स के मुकम्मल होने तक, कोर्स के मुकम्मल आप कॉलेज में दाखिल होने तक, अच्छा, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने तक समझिए। तो ये जो मरहला है सर काउंसलिंग का कब इख्तिताम को पहुंचेगा, क्लासेस कब स्टार्ट हो जाएंगे? हाँ, तो अभी क्लासेस तो अब शुरू कर देंगे ये लोग जैसे ही फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, मैं अभी पहले आपको बता दिया था कि अभी इस बार जो है ना इस साल से कॉलेज में कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट होने दीजिए 2 राउंड के बाद से, चाहे उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुई हो या सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुई हो, तो जिसको कॉलेज अलॉट हो गई है वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो वहां पर उनका फुल स्टॉप लग गया। अच्छा। सेकंड राउंड के बाद यानी सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद में बात ये हुई कि फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुआ कॉलेज जिन बच्चों को या सेकंड राउंड में जिनको अलॉट हुआ है अब उनको उसी कॉलेज में 5 साल गुजारने हैं। अच्छा। अब इनके पास थर्ड राउंड के लिए कोई चांस नहीं है।
तो अब थर्ड राउंड से कौन लोग जाएंगे? जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है अच्छा। वो लोग जाएंगे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी फाइनल मापअप जब इनको कहते हैं, मापअप, एडिशनल मापअप, फाइनल मापअप, उसके बाद उसके थ्रू जा सकते हैं। वो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अच्छा सर, अगर हम सेकंड राउंड में ऑप्शन डालें और सीट नहीं मिली तो क्या हम इसको फर्स्ट कॉलेज में जो अलॉट हो जाती है उसमें दोबारा से हाँ, आप फिर से आप अभी आपको मैं बताया ना, सेकंड राउंड में आप ऑप्शन डालें, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई आपकी पसंद की, तो आपका जो फर्स्ट कॉलेज में जो आपका सीट थी ना वो कैंसिल नहीं होगी। यानी कि अभी जो आपने बताया सर कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी पर कॉलेज के लिए सेकंड राउंड में ऑप्शंस डाले, लेकिन सेकंड में भी कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो थर्ड में मॉपअप के जरिए चले जा रहे हैं। नहीं जा सकते अब आप जी। सेकंड राउंड में अगर जब सीट अलॉट नहीं हुई तो क्योंकि आपके पास फर्स्ट राउंड की कॉलेज है ऑलरेडी, अच्छा। तो इसीलिए जो है ना मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली फॉर 2 टाइम्स यू आर एलिजिबल। अच्छा। उसमें आपको जो कॉलेज मिल गई वो आपके मुकद्दर, ऐसा। अच्छा सर, अब जबकि मैनेजमेंट कोटे की लिस्ट भी जारी हो चुकी है तो कुछ रोशनी उसके ऊपर भी डाल दीजिए। मैनेजमेंट कोटा को मैं समझता हूँ कि वो भी एक बड़ा तवील सब्जेक्ट है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम ये हो गया है। तो अब यहाँ से हम बच्चों को यानी इसी को कंटिन्यू करेंगे तो आपका प्रोग्राम बहुत तवील हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उसको एक अलग नशिस्त रख लेंगे हम मैनेजमेंट कोटा के लिए, और फिर उसके बाद में हमारे को BDS का भी है, फिर आयुष के भी है। इंशाल्लाह यार जिंदा सोहबत फिर मिलते रहेंगे, अगर खुदा लाया तो हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अब जिसको अलॉटमेंट के मैसेजेस आ गए हैं उन बच्चों को क्या करना चाहिए, वहां से हम शुरू होते हैं। ये अहम चीज है बच्चों के लिए। जिनको अलॉटमेंट का मैसेज आया है फोन पर, तो उस पर वो लिख दिया है कि रैंक नंबर सो एंड सो हैज बीन अलॉटेड सो एंड सो कॉलेज। कॉलेज के थोड़े जो है ना वो अब्रीवेशन दिए हैं, तो कुछ बच्चे अगर आपको अब्रीवेशन का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुंसिफ टीवी को भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं, या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग पूछिए उसका अब्रीवेशन। जैसे अभी एक लड़की ने मुझसे पूछा कि साहब मुझे कामिनी नहीं आया है, लेकिन मैं परेशान हूँ कि मुझे कामिनी ने हैदराबाद आया है या नारकेट पर लिया है, मैं परेशान हूँ। तो फिर मैं बोला कि बेटा तुम मुझे स्क्रीनशॉट डाल दो उसका, तो मैं देखा तो KMHD है, तो KMHD जो अब्रीविएशन है कामिनी हैदराबाद का है, तो उसके लिए अब वो KMI जो है वो नारकेट पर लेगा। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ, क्योंकि आपके पास टाइम 18 तारीख तक ज्वाइन करने का दिया गया है, ऑलमोस्ट 1 वीक है आपके पास। तो इतना आपको पैनिक होने की, लोगों में एक तजस्सुस पैदा होता है, आज आया आज ही डाउनलोड करेंगे आज ही, तो ये करने की जरूरत नहीं है, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन टेक योर ओन टाइम, सजेशंस, उसके बाद में आपको आगे क्या समझ के वो लोग फैसला लें, आराम से सोचें। और इंशाल्लाह अगर हो सका तो मैं हमारे किसी ऑर्गेनाइजर से जो है ना एक सेमिनार रखने की भी इल्तिजा करूंगा। और माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार जो है सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों का, सौओं के बच्चों का फायदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। ये सालों से आजकल तुलबा में जो तजस्सुस बरकरार है सर, नहीं, ये कोर्स ही ऐसा है, नीट एक ऐसा कोर्स है। देखिए आप D.Ed B.Ed वो CET टेट इसके लिए कोई नहीं पूछेगा आपको, बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्या भाई कॉलेज इतने हैं कि बाद वक्त तो कॉलेज बंद करने पड़ रहे हैं आपको, कैंडिडेट्स ही नहीं है। लेकिन यहाँ मामला ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर चाहे कॉलेज 10 हैं तो 1 लाख बच्चे हैं, ऐसा मामला है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा है। तो अब जब आपको अलॉटमेंट ऑर्डर आ गया है तो आपको करना यह है कि पहले अलॉटमेंट ऑर्डर को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको 12,000, लास्ट ईयर तक वो 10,000 थी, इस साल से उसको 12,000 कर दिया गया है। तो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। जब तक आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे आपका अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो वो कैसे पे करेंगे ऑनलाइन? आप इधर बाई डेबिट कार्ड और बाई क्रेडिट कार्ड और बाई नेट बैंकिंग, ये 3 ही ऐसी चीजें जिनके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये भीम ऐप, अमेज़न, गूगल वगैरह ये काम में नहीं आएगा। तो आप अगर फिर फर्ज कीजिए आपके पास कार्ड नहीं है, किसी का कार्ड हायर कर सकते हैं। अच्छा, बाद बच्चे तो जो इस इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं उसको कुछ ज्यादा पैसे देके वो अपने पास से पेमेंट कर देगा और आपका। तो जैसे ही आपका अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड हो गया तो आप उससे 2 कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड में वो कॉपी रहना जरूरी है अलॉटमेंट ऑर्डर की। तो जब ये अलॉटमेंट ऑर्डर आ गया आपका, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आई है अलॉटमेंट में, तो इस साल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो ट्यूशन फी है वो 12,000 है पर एनम। अच्छा, कोई भी ट्यूशन फी जो होता है उसका स्ट्रक्चर पर एनम होता है, पर या पैकेज नहीं होता है या पर मंथ नहीं होता है, तो पर एनम होता है। तो अब आगे मैं बार बार पर एनम नहीं रिपीट करता जाऊंगा। तो और अगर से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको मिली है तो उसका है 60,000। अच्छा, तो इसके लिए आपको जो है ना DD बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो DD बनाने से पहले बेहतर ये है कि आप कॉलेज के मैनेजमेंट को कांटेक्ट कीजिए। अच्छा,
कांटेक्ट करके पूछेगा साहब डीडी हम किसके नाम पे बनाए, बिल्कुल। क्योंकि कुछ कॉलेजेस क्या है, मान लो प्रिंसिपल के नाम पे बनाते हैं, कुछ डीन के नाम पे बनाते हैं, किसी का ट्रस्ट होते हैं तो ट्रस्ट के नाम पे बनता है। बहरहाल अलग अलग जो है ना अकाउंट्स होते हैं उसमें बनाते हैं। तो आप वो डीडी 60,000 का बना लेंगे। ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आपको अलॉटमेंट आया है तो फिर उनके अपने कुछ अखराजात होते हैं, तो वो आप कैश में लेके जाएंगे। अच्छा, तो अब आप अलॉटमेंट की कॉपी ले लिए जी। इसके साथ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आप अपलोड किए थे जी, अच्छा, उसको वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का पूरा सेट, ठीक है, और उसके 2 जीरोक्स कॉपीज। उन 2 जीरोक्स कॉपीज को आपको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट सेल्फ अटेस्ट करेगा, किसी गजेटेड ऑफिसर का या किसी प्रिंसिपल का जो है सिग्नेचर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कैंडिडेट खुद सेल्फ अटेस्ट करेगा। तो ओरिजिनल सेट ऑफ द सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद 2 जीरोक्स कॉपीज, ठीक है। ये आपके पास डीडी हो गया, डीडी बना लिया क्योंकि आप कॉलेज से पूछ लिए थे। ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये हमारा अलॉटमेंट ऑर्डर, ठीक है। ये लेकर इसके साथ 2 सर्टिफिकेट्स और ऐड होते हैं। अच्छा, जो KNRUHS नोटिफिकेशन में नहीं देता है। ठीक है। एक है अंडरटेकिंग ओके, और दूसरा होता है बॉन्ड। बॉन्ड, तो अंडरटेकिंग और बॉन्ड ये दोनों को जो है ना आपको 100 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे टाइप करवाना पड़ता है। ठीक है। उसका जो है ना प्रोफार्मा आपको दे दिया गया है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप किसी भी स्टाम्प वेंडर के पास जाएंगे तो उसके पास वो प्रोफार्मा अवेलेबल रहेगा, खाली आपका नाम चेंज कर देगा, दे देगा। तो अंडरटेकिंग किस लिए दे रहे हैं आप? अंडरटेकिंग इसलिए दे रहे हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दी है, सर्टिफिकेट्स अपलोड करते वक्त, वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, एंड इफ एट एनी टाइम अच्छा, it is found to be false or wrong, I can be debarred from the course at any time। अच्छा, चाहे आप 3rd ईयर में हो, चाहे आप 5th ईयर में हो, वहां से आपको डिबार कर दिया जा सकता है। तो ये एक डिक्लेरेशन है। जी जी, बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट एक डिक्लेरेशन है। तो ये आपको 100 रुपीज के पेपर पे कराना पड़ेगा। तो अच्छा, कुछ कॉलेजेस जो है ना इसको नोटराइज करना का भी जो है ना शर्त रखे हैं, तो बेहतर है कि आप हर कॉलेज के लिए नोटराइज करवा दीजिए। भाई 150 रुपए का कोई अहमियत नहीं है, तो आप नोटराइज को करवा दीजिए। ये तमाम चीजें मैसेज आने के बाद के आ गई है, मैसेज ऑलरेडी आज आ गया है ना। आज 2 नवंबर 2 बजे से मैसेज आ गए। तो दिन बच्चों के मैसेजेस आ गए हैं। वो लोग अब वो लोग जो है ना 6 दिन का टाइम है ना आपके पास, बिल्कुल, 6 दिन का टाइम है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये सोच और ये भी है कि साहब फर्ज कीजिए 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर हमको अवेलेबल नहीं है, 50 के 2 करवाइए आप, अच्छा, 20 के 5 करवाइए, वो भी अवेलेबल नहीं है। 200 का ले लीजिए आप, 200 का नहीं 500 का लीजिए, चलिए वो भी अवेलेबल नहीं है आपको, तो आप व्हाइट पेपर पे करवाइए। मौदम जाही मार्केट पे रजिस्ट्रार ऑफिस है स्टैंप्स का, वहां जाइए फ्रैंकिंग करवा लीजिए। अच्छा, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, आप फ्रैंकिंग भी करवा सकते हैं। दैट इज आल्सो इक्वल टू नॉन जुडिशियल पेपर। ये बहुत अच्छी मालूमात थी सर। हाँ, तो इसके साथ जो है ना आपको एक बॉन्ड भी देना है। तो लास्ट ईयर तक ये जो बॉन्ड था, अभी जैसे मैंने कहा कि पेनाल्टी इन बच्चों को जो लगा दी गई जो कोर्ट को अप्रोच हुए थे, तो वो लास्ट ईयर तक 3 लाख रुपीज था, लेकिन इस साल से उसको 20 लाख रुपीज कर दिया गया है। तो वो बॉन्ड इसलिए देते हैं आप कि उसमें आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं उस बॉन्ड में कि इफ आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स, जी सर, प्रोग्राम का इख्तिताम का टाइम है, तो जल्दी एट एनी टाइम, इफ I will discontinue the course, I will pay ये penalty of 20 lakh rupees to KNRUHS in addition to the entire fee, course fee, and whatever the penalty levied by college admin, college management। तो ये आप लेके आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में सबमिट करेंगे, कॉलेज में सबमिट करने के बाद वो आपसे ये सारी चीजें लेके आपको कस्टडियन सर्टिफिकेट देगा। अच्छा, कॉलेज में भी जो है ना कुछ लोगों को बिठाए हैं ये सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए, हालांकि वो एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन उनको इख्तियारात दिए गए हैं। तो वो करने के बाद में आपको कस्टडियन सर्टिफिकेट देंगे। आपको कस्टडियन सर्टिफिकेट लेके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 5 साल का कोर्स करके वापस निकलेंगे आप, तो जाहिर है कि जब तक आप कस्टडियन सर्टिफिकेट उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कॉलेज आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं करेगा। या फिर आपको सेकंड राउंड में जब आता है तो फिर कस्टडियन की सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है आपको। तो खैर आप कस्टडियन सर्टिफिकेट ले लेके आ जाएंगे। आने के बाद में जो है ना, सपोज आपको सेकंड कॉलेज में आप फिर नेक्स्ट उसमें मिल गया, तो जब आप फिर सेकंड टाइम एक अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो फिर आपको 12,000 पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज वन टाइम फी ऑफ KNRUHS। तो जब आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगा तो आप एक कस्टडियन सर्टिफिकेट लेके जाके इस कॉलेज में सबमिट कर देंगे, अलॉटमेंट ऑर्डर बताएंगे और आपने जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट DD ले लेंगे वहां से। लेके जो है ना फिर आप
एक नया डीडी बनाएंगे, क्योंकि वो डीडी उस कॉलेज का था। अब जो नया अलॉट हुआ है आपको, तो वो डीडी वहाँ का बनाएंगे, यहाँ जाके आप सबमिट कर देंगे और यहाँ से जो है ना कस्टोडियन सर्टिफिकेट ये कॉलेज इशू करेगा। अब सेकंड राउंड के बाद में आपके पास चांस नहीं है आप जाने के लिए। अच्छा। तो अब जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर दिए तो वो लोग लेंगे, वो अपना कस्टोडियन सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा, वो अपना कस्टोडियन सर्टिफिकेट आप लेकर रख लेंगे अपने पास। अच्छा। अब इट विल बी विद यू फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद में आपको ओरिएंटेशन डे प्रोग्राम का जो है ना वो दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा। उस दिन आपको कॉलेज में आकर रिपोर्ट करना पड़ेगा और वहाँ से आपके क्लासेस शुरू होंगे। तो ओरिएंटेशन के लिए भी जब आप जाएंगे तो आप कुछ पैसा साथ में लेकर जाइए, क्योंकि आपको एक अप्रॉन दिया जाएगा, डिसेक्शन बॉक्स दिया जाएगा, स्टेथोस्कोप दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए कॉलेज चार्ज करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको देना पड़ेगा। और जिन बच्चों को आज यानी अलॉटमेंट 2 नवंबर, आज से मतलब फर्स्ट राउंड 2 नवंबर को अलॉटमेंट में अगर वो नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपका जो कट ऑफ जाएगा 490, मैं समझता हूँ 480 के बीच में गया होगा, मैंने देखा नहीं है। अच्छा। हालांकि मैसेज आया है मेरे पास, लेकिन मैंने देखा नहीं है क्योंकि यहाँ आने की जल्दी थी मुझे। अच्छा। तो इस बार से आपको परेशान, तो इस साल का जो कट ऑफ हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो यानी एक्सपर्ट्स हैं, वो अराउंड बिटवीन 430 435 तक भी जिन बच्चों को यानी मार्क्स मिले हैं नीट में, उनको जो है ना सीट मिलेगी। 435 तो पक्का पकड़ के ही चलिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 435 मार्क्स वाले हैं तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए, आपको सीट मिली है। फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड में नहीं, माप अप नहीं, एडिशनल में, तो फिर आपको फाइनल माप अप में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, ये थे हमारे जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मारूफ काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। जो जानकारियां इन्होंने दी हैं नीट 2022 के ताल्लुक से, यकीनन ये आपके लिए बेहतरीन तौर पर कारआमद साबित होंगी, अगरचे आप इसको बगौर इसकी समाअत की होगी। और जो लोग इसके अंदर यानी कि मेडिकल के अंदर जो नीट एग्ज़ाम लिखे हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इन तमाम मालूमात के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में पहुँच चुका है। मैं सैयद अनवारुल्लाह गौरी आपसे लेता हूँ इजाज़त। एक बार फिर एक नए प्रोग्राम कैरियर में नए मेहमान के साथ, नए उन्वान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।